Hello students, today we'll discuss defects or we can say imperfection in solids. सबसे पहले सवाल उठता है कि डिफेक्ट्स होते क्या हैं। जो आइडियल स्ट्रक्चर होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, जब भी उनका स्ट्रक्चर उससे डेविएट करेगा उसे हम डिफेक्ट कहेंगे, उसे हम इम्परफेक्शन कहेंगे। अब डिफेक्ट होता है बेसिकली दो प्रकार का। पहला है पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा है लाइन डिफेक्ट। When defect exists around an atom, it is called point defect. अगर लैटिस में देखा जाए तो वो डिफेक्ट एक एटम या आयन के सराउंडिंग में ही है बस, तो उसे हम एटॉमिक डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। जबकि अगर डिफेक्ट एग्जिस्ट करता है पूरे लैटिस के एक रो के अंदर, आइदर अलोंग दी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक पूरे एक्सिस पर वो एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम फिर लाइन डिफेक्ट कहेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है पॉइंट डिफेक्ट का और लाइन डिफेक्ट का। अब सवाल उठता है कि जो एटॉमिक डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट है वो बेसिकली तीन प्रकार का होता है। आप इस तरह से चार्ट बना लेंगे तो याद करना भी आसान रहेगा। पहला है स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड थर्ड वन इज़ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक एक करके हम पूरे तीनों डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट? अगर किसी डिफेक्ट के बावजूद सॉलिड की स्टिक्योमेट्री चेंज नहीं हो रही, उसका फार्मूला चेंज नहीं हो रहा, मीन कैटायन और एनायंस की जो संख्या का रेशो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो उसे हम कहेंगे स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सॉलिड है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब उसमें डिफेक्ट आ गया, उसके बावजूद भी उसका फार्मूला क्या है? NaCl। यानी सोडियम और क्लोराइड की जो संख्या का रेशो है वो चेंज नहीं हो रहा। आइडियली भी वो 1:1 था और डिफेक्टेड सॉलिड के अंदर भी 1:1 है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ऑन द अदर हैंड, अगर फार्मूला चेंज हो जाता है किसी सॉलिड का, आयरन ऑक्साइड FeO इज अ आइडियल फार्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड, बट डिफेक्टेड होने के बाद उसका फार्मूला हो गया आयरन 0.93, ऑक्सीजन 1.00। यानी आयरन और ऑक्सीजन की संख्या का जो रेशो है वो चेंज हो गया। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात हम आगे करेंगे, जिसमें दूसरे आयंस ऐड कर दिए जाते हैं किसी के लैटिस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सोडियम क्लोराइड की लैटिस में स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड कर दूं, जिसमें स्ट्रोंशियम आयंस सोडियम आयंस को रिप्लेस करेंगे, उसे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट का नाम देंगे। तो खैर, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट की। स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो बेसिकली 4 प्रकार का लिखा है मैंने, लेकिन ये जो 2 प्रकार हैं शुरू के, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये आयोनिक सॉलिड्स के लिए नहीं है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए नहीं है, यू कैन से कोवलेंट सॉलिड के लिए हैं। क्रिस्टलाइन के लिए तो हैं, लेकिन ये कोवलेंट सॉलिड्स के लिए ये टर्म यूज़ की जाती हैं। बेसिकली ये 2 ही प्रकार का है, शोकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट 2 प्रकार का है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जहाँ तक बात है स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट की,
पहला मैंने लिखा है वैकेंसी डिफेक्ट। नाम से पता लग रहा है कि अगर किसी लैटिस में किसी आयन के लूज़ होने की वजह से वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो उस डिफेक्ट को हम कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। जबकि अगर वो आयन जो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो गया है लेकिन लैटिस को छोड़कर बाहर नहीं गया है, उसी लैटिस में दूसरे आयंस के बीच में इंटरस्टिशियल वॉइड को उसने ऑक्यूपाई कर लिया है, देन इट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नाम बदल गए, बाकी वही है शोकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। हम इसकी बात करेंगे क्योंकि ये आयोनिक सॉलिड्स में पाए जाते हैं, शोकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो हमारा अगला है कि भाई स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है। बेसिकली स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट मैंने दो प्रकार का बताया है, शोकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। मैं इसको शोकी बोल रहा हूँ, SCHOTTKY। प्रोनाउंसिएशन माइट बी डिफरेंट, स्कोटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, लेकिन एक कारण से मैं इसको शोकी बोल रहा हूँ। इसको याद रखने के लिए कि शोकी और फ्रैंकल डिफेक्ट होते क्या हैं वो थोड़ा ध्यान से सुने। When equal number of cations and anions are found missing from lattice, अगर किसी लैटिस में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन लैटिस को छोड़कर लैटिस से बाहर चले जाते हैं तो उस डिफेक्ट को हम नाम देंगे शोकी डिफेक्ट। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, जब कैटायन लैटिस में ही रहता है, लैटिस को छोड़कर बाहर नहीं जा रहा, बी पॉजिटिव चार्ज आयन, वो दो ए नेगेटिव चार्ज आयंस के बीच में अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि एक को एजुकेशन स्कूल में भैया बहनें एक ही क्लास में पढ़ते हैं और अगर किसी क्लास में equal number of girls and boys are there and when teacher find that equal number of cations and anions, इसको मजाक में लेना, मतलब याद रखने के लिए तरीका बता रहा हूँ, when equal number of cations and anions are found missing from the classroom, that must be shocking to the teacher. That's why this defect is known as shocky defect. और भैया बहनें हैं, आपस में फ्रैंक माहौल है। एक भैया जो है, वैसे तो यूजुअली रो अलग होती हैं, भैयाओं की रो अलग है, बहनों की रो अलग है, बैठने का तो अरेंजमेंट ऐसा ही रहता है हर एक स्कूल में। लेकिन अगर कोई कैटायन दो एनायंस के बीच में जाकर बैठ जाता है, माहौल फ्रैंक है, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। डिफेक्ट तो डिफेक्ट है साहब, है तो वो क्लासरूम में ही, लैटिस में ही ना, लैटिस छोड़कर बाहर नहीं गया है, दो एनायंस के बीच में जाकर के वो बैठ गया है, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2 या 3 साल पहले आया था कि कैटायंस ही दो एनायंस के बीच में इंटरस्टिशियल वॉइड में अपनी पोजीशन को बनाता है, ऑक्यूपाई करता है, एनायन ऐसा नहीं करते, उसका रीज़न क्या है? एनायन का साइज़ बड़ा होता है, नेगेटिव चार्ज आयंस आर जनरली बिगर इन साइज़। अब बड़ा आयन जो है वो दो कैटायंस के बीच में, अगर मान लीजिएगा आपके पास ये कैटायंस हैं तो एनायन का साइज़ तो इससे बड़ा होगा ना। अब इसका इसके बीच में आकर बैठना संभव नहीं है, लेकिन बड़ा एनायंस हैं, उनके बीच में जो जगह है वो बड़ी होगी, इसलिए कैटायन यूजुअली उसके अंदर आ सकता है। तो कैटायन का साइज़ छोटा होता है, इसलिए जब भी आप कहें कि अभी इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है तो कैटायन के बारे में जिक्र करना है, एनायन का नहीं। तो पहले हम शोकी डिफेक्ट के बारे में फिर वापस चलते हैं।
When equal number of cations and anions are found missing from the lattice, it is called शॉकी डिफेक्ट। और क्योंकि कैटायन और एनायंस इक्वल नंबर में लैटिस को छोड़कर बाहर चले गए हैं, इसलिए लैटिस का जो मास है वो कम हो गया, वॉल्यूम उतना ही है, तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी शॉकी डिफेक्ट में सॉलिड की। और जनरली क्योंकि ये लैटिस छोड़कर बाहर जा रहे हैं, ऐसा तभी होगा जब इन सॉलिड्स के अंदर कैटायन और एनायंस का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा। Generally found in the solids having higher coordination number like cesium chloride, where coordination number is 8:8, sodium chloride where coordination number is 6:6। बल्कि मैं कहूँगा याद रखने के लिए आप देखें कि अल्कली मेटल हैलाइड्स, ये भी क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड के एग्ज़ाम में, कि अल्कली मेटल हैलाइड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, वेयर अल्कली मेटल्स हैव लार्जर साइज़। अब बड़े आयन के जो साइज़ में बड़ा है उसके लिए इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्यूपाई करना मुश्किल है, इसलिए वो लैटिस छोड़कर बाहर ही जाएगा जब डिफेक्ट होगा। टेम्परेचर बढ़ता है तो ये डिफेक्ट पैदा होते हैं, चाहे वो शॉकी डिफेक्ट हो या फ्रैंकल डिफेक्ट हो। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर फाउंड मिसिंग फ्रॉम द लैटिस, द डिफेक्ट इज सेड टू बी शॉकी डिफेक्ट। और अल्कली मेटल हैलाइड्स इसके बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, क्योंकि पोटासियम क्लोराइड में पोटासियम का साइज़ बड़ा है, सीजियम क्लोराइड में सीजियम का साइज़ बड़ा है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का, अल्कली मेटल्स का साइज़ जनरली बड़ा होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी वहाँ ज़्यादा होता है, इसलिए ये शॉकी डिफेक्ट के एग्जाम्पल हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायंस लैटिस को छोड़कर नहीं जाता, वो दो एनायंस के बीच में इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनरली ये डिफेक्ट वहाँ पर मिलने के चांसेस हैं जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। ये एक डिसलोकेशन डिफेक्ट है, वो जो आपका शॉकी डिफेक्ट था वो वैकेंसी डिफेक्ट था, ये डिसलोकेशन है कि आयंस या एटम्स की पोजीशन डिसलोकेट हुई है बस। सिल्वर हैलाइड्स, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड में सिल्वर का साइज़ बड़ा होता है, छोटा होता है सॉरी, इसलिए वो आसानी से दो एनायंस के बीच में ऑक्यूपाई कर सकता है अपने आप को, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट के ये बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। जिंक सल्फाइड में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है 4:4, इसलिए जिंक सल्फाइड में भी फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है। एक बात नोट करने वाली है कि एक सॉलिड ऐसा है जिसमें ये दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, शॉकी डिफेक्ट भी और फ्रैंकल डिफेक्ट भी। ये तो बात हो गई स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट की। नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नाम से पता लग रहा है, जब मेटल के आयंस की संख्या नॉन मेटल आयंस से ज़्यादा हो जाएगी, द डिफेक्ट इज सेड टू बी मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जब मेटल के आयंस की संख्या पॉजिटिवली चार्ज आयंस डेफिसिट हो जाएंगे, कम हो रह जाएंगे एज कंपेयर टू नेगेटिवली चार्ज नॉन मेटल आयंस, दे आर कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो दो रीजन्स की वजह से हो सकता है। पहला रीज़न है ड्यू टू एनायन वैकेंसी और दूसरा कारण है ड्यू टू एन एक्स्ट्रा कैटायन। जब हम किसी लैटिस को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो एनायन अपना इलेक्ट्रॉन उसी पोजीशन में छोड़कर लैटिस से बाहर चला जाता है। ध्यान दें, न्यूट्रल आयन बाहर, एटम बाहर जाएगा। सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन बाहर जाएगा, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन उसी पोजीशन पर छोड़कर जाएगा, और जिस होल में वो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड रहेगा उसे एफ सेंटर्स का नाम दिया जाता है। एफ वर्ड जो है वो फेब्रे से लिया है, क्योंकि ये सेंटर्स जब भी पैदा होते हैं तो वो सॉलिड कलर्ड हो जाता है। लिथियम क्लोराइड एफ सेंटर्स की वजह से पिंक हो जाता है, जिसमें क्लोराइड आयंस अपना इलेक्ट्रॉन लैटिस के अंदर छोड़कर खुद न्यूट्रल एटम के रूप में बाहर चला जाता है। और जब भी एनर्जी को ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आएगा, वापस उसी होल में आएगा,
तो वो एनर्जी को लूज़ करेगा विजिबल रीजन में और इसी वजह से वो कलर्ड दिखाई देगा। तो लिथियम क्लोराइड पिंक हो जाता है, पोटासियम क्लोराइड वायलेट हो जाता है, सोडियम क्लोराइड येलो हो जाता है ड्यू टू एफ सेंटर्स। और एफ सेंटर्स कहाँ पाए जाते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, ड्यू टू एनायन वैकेंसी, जहाँ एनायन अपना इलेक्ट्रॉन लैटिस के अंदर ही छोड़कर लैटिस से बाहर चले जाते हैं। दूसरा रीज़न है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। जिंक ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो जाएगी और ऑक्सीजन इवॉल्व होने की वजह से जो ऑक्साइड आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन को उसी लैटिस में छोड़कर जाएंगे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से लैटिस के अंदर कलर पैदा हो जाएगा और वो येलोइश दिखाई देगा। तो दो रीज़न हैं जिनकी वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी एंड ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, जिसमें जिंक आयन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट में रहेगा, जैसे मैंने डायग्राम में यहाँ बी पॉजिटिव चार्ज आयंस को दिखाया है। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ वेरी स्मॉल इन साइज कैन ऑक्यूपाई पोजीशन बिटवीन टू कैटायंस। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से मेटल के आयंस की संख्या, क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रल है वो निकल गई, इलेक्ट्रॉन को लैटिस के अंदर ही छोड़ गए, और जिंक आयंस लैटिस के अंदर ही रहेगा। दूसरा डिफेक्ट है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दो रीजंस की वजह से हो सकता है, लेकिन दूसरा रीज़न बहुत रेयर है। पहला है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कैटायन, जिसमें कैटायंस एक्सचेंज किए जाएंगे, कैटायंस को एक्सचेंज किया जाएगा। मान लीजिएगा कि दो बी पॉजिटिव चार्ज आयंस लैटिस को छोड़कर बाहर चले गए और एक C+2 चार्ज आयंस, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है आपने, कोई भी डिफेक्ट हो। अगर दो पॉजिटिव चार्ज आयंस बाहर गए हैं तो दो पॉजिटिव चार्ज आयंस अंदर भी आएंगे। हाँ, संख्या में फ़र्क पड़ गया कि बी के पॉजिटिव चार्ज आयंस मोनोवेलेंट थे, वो दो बाहर गए, लेकिन सी के ऊपर +2 चार्ज है वो एक ही अंदर आएगा, तो एक पोजीशन जो है वो खाली रह जाएगी। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। जैसे आयरन का Fe3O4 फार्मूला बनता है, कभी कभी हम देखते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें दोनों Fe+2 भी हैं और आयरन +3 भी हैं। यानी आयरन के +2 चार्ज आयंस बाहर गए हैं और 3 आयंस बाहर जाएंगे, 3 Fe+2 चार्ज आयन बाहर जाएंगे, तो टोटल +6 बाहर गए, तो अंदर आने वाले आयंस 2 ही होंगे, एक पोजीशन वेकेंट हो जाएगी। इस तरह के डिफेक्ट को हम कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कैटायंस, जिसमें लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाले आयंस बाहर जाएंगे और हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाले आयंस लैटिस को एंटर करेंगे। एक और रीज़न हो सकता है ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा एनायन का साइज़ जनरली बड़ा होता है, इसलिए एक्स्ट्रा एनायन आकर दो कैटायंस के बीच में अपनी पोजीशन बनाए, इसके चांसेस रेयर होते हैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये आपका डिफेक्ट था नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट। उसके बाद है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट इन द लैटिस साइट इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम। यानी सोडियम क्लोराइड को अगर हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड से ऐड करवाएं तो उस डिफेक्ट को हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। और इस प्रकार से इम्प्योरिटी के ऐड करने के प्रोसेस को नाम दिया जाता है डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज कॉल्ड डोपिंग। When metal ions of lower valencies are replaced by ions of higher valencies, vacancies defects are created. वैकेंसी बनेगी, जैसे कि 2 सोडियम आयन बाहर गए, एक ही स्ट्रोंशियम आयन अंदर आया, तो एक पोजीशन वैकेंट रह गई, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट ज़रूर बनेगा।
और उससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। आयोनिक सॉलिड स्टेट में बेड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, लेकिन इम्प्योरिटी होने की वजह से होल्स बन जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन 2 सोडियम आयंस आर रिप्लेस्ड बाय 1 स्ट्रोंशियम आयन, 1 वैकेंसी इज क्रिएटेड। अगर हम सोडियम क्लोराइड को डोप करेंगे स्ट्रोंशियम क्लोराइड से तो 2 सोडियम आयन बाहर जाएंगे और 1 स्ट्रोंशियम आयन अंदर आएगा, तो 1 वैकेंसी बनेगी। सेम रिजल्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कैडमियम क्लोराइड इज एडिड टू सिल्वर क्लोराइड, जिसमें सिल्वर के 2 आयंस बाहर जाएंगे और 1 कैडमियम आयन अंदर आएगा, तो 1 वैकेंसी क्रिएट होगी। लेकिन अगर हम एल्युमिनियम क्लोराइड को ऐड करें तो 3 सोडियम आयंस बाहर जाएंगे और उसके लिए 1 एल्युमिनियम आयन अंदर आएगा, 2 वैकेंसी बन जाएगी। तो न्यूमेरिकल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको फार्मूला ऑन द स्पॉट बनाना पड़ेगा कि कितने आयंस अंदर आ रहे हैं और कितने वैकेंसीज बनेंगी। जैसे एक न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा गया, इफ़ सोडियम क्लोराइड इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल % ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन वैकेंसीज, कैटायन वैकेंसीज। 10⁻³ मोल % मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 100 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर डोप्ड विद 10⁻³ मोल ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, यानी 100 मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर 10⁻³ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड किया गया है। तो 1 मोल में कितने ऐड किए जाएंगे? 10⁻⁻⁻ मोल, 10⁻⁻⁵ मोल। अब हम इस बात को जानते हैं, पहले हमने डिस्कस किया कि स्ट्रोंशियम आयंस जितने अंदर आएंगे उतनी ही वैकेंसी बनेगी। तो नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयंस कितने ऐड किए हैं? 10⁻⁻5 मोल। 10⁻⁻5 मोल है, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयंस बन जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻18 आयंस। जितने आयंस स्ट्रोंशियम आयंस के अंदर गए उतनी ही वैकेंसी बनेगी। इसका मतलब वैकेंसी कितनी हो गई? 6.022 इंटू 10⁻18। और ये वैकेंसी किसमें? 1 मोल के अंदर पर मोल। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये तो मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की इम्प्योरिटी ऐड करने के लिए बताया। कोवलेंट सॉलिड्स में भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट पाए जाते हैं और जनरली ग्रुप नंबर 13, 14, 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उनका साइज़ भी लगभग कंपेरेबल होता है, इजीली उनको रिप्लेस किया जा सकता है। एल्युमिनियम भी सॉलिड है, सिलिकॉन भी सॉलिड है, फास्फोरस भी सॉलिड है। और सिलिकॉन जो कि 14th ग्रुप का है, उसमें एल्युमिनियम की डोपिंग भी की जा सकती है, फास्फोरस की डोपिंग भी की जा सकती है। इसी प्रकार से जर्मीनियम 14th ग्रुप का है, उसमें गैलियम भी ऐड किया जा सकता है, आर्सेनिक भी ऐड किया जा सकता है। जब भी ये एडिंग होगी इम्प्योरिटी की तो ये सेमीकंडक्टर्स बन जाएंगे। बाहर से इम्प्योरिटी मिलाने से जो सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं उन्हें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, पी टाइप, एन टाइप। P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, याद रखने के लिए। अब सिलिकॉन को अगर डोप किया जाए एल्युमिनियम से, सिलिकॉन जिसके आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर मैं उसमें से एक सिलिकॉन का एटम हटाकर एक एल्युमिनियम का एटम ऐड करूँगा तो सिलिकॉन जब बाहर जाएगा तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, और एल्युमिनियम का एटम जब आएगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यानी एक पोजीशन वैकेंट रहेगी इलेक्ट्रॉन के लिए। वो होल जो क्रिएट होगा वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का होगा। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस पॉजिटिव चार्ज वहाँ पैदा हो गया, इसलिए वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड, व्हेन सिलिकॉन इज डोप्ड विद फास्फोरस, सिलिकॉन जब बाहर जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, और फास्फोरस जब अंदर आएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसीलिए वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट की डोपिंग की जाती है तो एन टाइप, और इलेक्ट्रॉन डेफिसिट एटम की डोपिंग की जाती है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, याद रखने के लिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आयरन ऑक्साइड का फार्मूला, जैसे मैंने कहा एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से स्टिकियोमेट्री चेंज हो जाती है,
तो आयरन के ऑक्साइड का जो फार्मूला है वो 0.93 आयरन और ऑक्सीजन 1.00 हो गया। अब इस फार्मूले से हमें क्या पता लगता है कि कितने % आयरन Fe+3 की फॉर्म में है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ कि आयरन का +3 आयंस की संख्या x है। टोटल आयंस कितने आयरन के 0.93, तो +2 चार्ज आयन कितने हो जाएंगे 0.93 माइनस x। एक आयन पर चार्ज है 3, तो x आयंस पे टोटल चार्ज हो जाएगा 3x। एक आयन पर चार्ज +2 है, इतने आयंस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 2 × 0.93 माइनस x। ये टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 3x + 2 × 0.93 माइनस x। अब ऑक्सीजन पर टोटल चार्ज कितना है -2, क्योंकि ऑक्सीजन तो 1 ही है। एक बेसिक सिद्धांत होता है कि कैटायन का टोटल चार्ज और एनायन का टोटल चार्ज को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट 0 आता है हमेशा, यानी टोटल चार्ज ऑन द आयरन प्लस -2 विच इज़ टोटल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन बन गई जिसमें से हमें x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ गई तो परसेंटेज निकाल सकते हैं। 0.93 में से x आयंस हैं +3 वाले, एक में से कितने होंगे x डिवाइड बाई 0.93, आउट ऑफ 100 कितने होंगे, तो x डिवाइड बाई 0.93 मल्टीप्लाई बाई 100 विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ आयरन +3। तो हमें यही निकालना था आयरन +3 की परसेंटेज क्या है। तो पहले हमने उनकी संख्या निकाल ली, और कैसे निकाली, आयरन +3 चार्ज आयंस इज इक्वल टू x हमने सपोज कर लिया। तो +2 चार्ज आयंस कितने होंगे 0.93 माइनस x। टोटल चार्ज निकाल लिया, इनका टोटल चार्ज बिल्कुल दोनों को जोड़ दिया। ऑक्सीजन का चार्ज है -2, कैटायन और एनायन के चार्ज को जोड़कर इज इक्वल टू 0 रख कर इक्वेशन बना ली और x की वैल्यू निकाल ली। इस प्रकार से डिफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आप कर सकते हैं। और अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप पर आप पूछ भी सकते हैं या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आगे भी अगर किसी टॉपिक में ऐसे प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कन्वे करें। थैंक यू।